नमस्कार, स्वागत है आपका गेम्स ऑफ गद्दी में। मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद अब पीएम मोदी बुंदेलखंड के महोबा में 19 नवंबर को विधानसभा चुनाव का शंखनाद करने जा रहे हैं। यहां वह बड़ी सिंचाई परियोजना का लोकार्पण कर बुंदेलखंड के किसानों को बड़ा तोहफा देंगे। इसके अलावा डिफेंस कॉरिडोर से जुड़ी करीब 6000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। बीजेपी ने मिशन बुंदेलखंड की तैयारी तेज कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी 19 नवंबर को बुंदेलखंड के महोबा को 2500 करोड़ की अर्जुन सहायक परियोजना की सौगात देंगे। इसके अलावा डिफेंस कॉरिडोर से जुड़ी करीब 6000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। पीएम से पहले मुख्यमंत्री योगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने झांसी में राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का उद्घाटन किया, जो 3 दिनों तक चलेगा। 3 दिनों तक चलने वाला ये कार्यक्रम न केवल राष्ट्र रक्षा के प्रति समर्पण का भाव रक्षा सेनाओं के द्वारा यहां पर उनके द्वारा देश की सेनाओं की सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए क्या क्या कार्यक्रम चल रहे हैं इसका तो प्रदर्शन होने ही जा रहा है, लेकिन साथ साथ यहां के रंगकर्मियों को, समाज के विभिन्न तबकों को जोड़ करके जन सहभागिता के माध्यम से इस कार्यक्रम को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने और कार्यक्रम के समारोह पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन झांसी वासियों को और बुंदेलखंड वासियों को प्राप्त हो रहा है। बुंदेलखंड में यूपी के हिस्से में 7 जिले आते हैं। महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, झांसी, बांदा, जालौन और ललितपुर जिलों में विधानसभा की कुल 19 सीटें हैं। बीजेपी ने 2017 के चुनाव प्रचार में बुंदेलखंड में पानी की समस्या दूर करने का वादा किया था। अब प्रधानमंत्री महोबा में शुक्रवार को अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना का लोकार्पण करेंगे, जिससे करीब 200 गांव को सिंचाई का सीधा लाभ होगा। इसके साथ ही 4 लाख लोगों को पेयजल सुविधा का लाभ मिलेगा। यहाँ के बारे में जो कहा जाता था ये सूखा है, यहाँ पर पलायन होता है, लेकिन आज हम कह सकते हैं बुंदेलखंड में आज चल रही सिंचाई की परियोजनाएं जिस तेजी के साथ यहाँ पर कार्य प्रारंभ हुआ है वह हम सब के सामने एक उदाहरण है। और आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि झांसी ही नहीं बल्कि बुंदेलखंड के अंदर न केवल बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के माध्यम से हम बुंदेलखंड की जीवन रेखा को इसके साथ जोड़ने का कार्य कर रहे हैं और तेजी के साथ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण के कार्यक्रम को हम तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं, बल्कि बुंदेलखंड के अंदर अब अनेक वह कार्यक्रम भी हो रहे हैं। ललितपुर में हम लोग एक नया मेडिकल कॉलेज बनाने जा रहे हैं। 2007 बुंदेलखंड में बहुजन समाज पार्टी को 2012 में समाजवादी पार्टी का कब्जा था। यहाँ बीजेपी की उपस्थिति ना के बराबर थी, लेकिन 2017 में मोदी लहर में बीजेपी ने बुंदेलखंड में प्रचंड जीत दर्ज की और सभी 19 सीटों पर कब्जा कर लिया। 2022 में बीजेपी बुंदेलखंड में बिजली, पानी और सड़क के साथ राष्ट्रवाद का दांव भी खेलना चाहती है। 19 नवंबर को रानी लक्ष्मीबाई की जयंती को भव्य रूप से मनाने के पीछे यही रणनीति मानी जा रही है। और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, अभी इसी वर्ष मैंने तय किया है जो हथियार, जो प्लेटफॉर्म, जो गन, यह सब सारे हमारे सेना के जवानों के द्वारा उपयोग किए जाते हैं। 209 ऐसी चीजें होंगी जो पहले दुनिया के दूसरे देशों से आती थी, अब हम उन्हें भारत में ही बनाएंगे, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों से हम इसे आयात नहीं करेंगे। 19 नवंबर प्रधानमंत्री मोदी झांसी में डिफेंस कॉरिडोर का शिलान्यास करेंगे। माना जा रहा है कि रक्षा क्षेत्र से जुड़े इस प्रोजेक्ट से बुंदेलखंड में औद्योगिक विकास होगा, जिससे लाखों रोजगार का सृजन होगा। साथ ही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे यहाँ के लिए लाइफलाइन साबित होगा। सरकार और उद्योग जगत के साझा प्रयासों से हम न केवल मेक इन इंडिया बल्कि मेक फॉर द वर्ल्ड के लक्ष्य को हम जल्दी प्राप्त करेंगे। यह भी मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हम भारत के लिए ही नहीं बनाएंगे, सारी दुनिया के लिए हम बनाएंगे और इस शपथ को हम पूरा करेंगे। मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं। मेरे
इस विश्वास का सबसे बड़ा कारण है कि देश की सामूहिक संकल्प शक्ति और भारत की युवा शक्ति का उत्साह और उनके भीतर मौजूद अपार ऊर्जा। आपके अंदर जो उत्साह है, अपार ऊर्जा है, उसी के परिणाम स्वरूप हमारी इस संकल्प की सिद्धि होकर रहेगी। दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं कर सकती। बुंदेलखंड में बीजेपी की सक्रियता से साफ है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बुंदेलखंड फिर से पार्टी के एजेंडे में रहेगा और पार्टी यहां फिर से 2022 जैसा करिश्माई प्रदर्शन दोहराने के लिए पूरी ताकत लगाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रियंका गांधी बुधवार को बुंदेलखंड के दौरे पर रही और चित्रकूट के मंदिरों में पूजा अर्चना की और स्थानीय महिलाओं के साथ संवाद किया। माना जा रहा है कि लगातार प्रियंका गांधी के मंदिरों में जाने के पीछे कांग्रेस की रणनीति 2022 में हिंदू वोट बैंक को लुभाना है। धर्मनगरी चित्रकूट में प्रियंका गांधी भगवान कामतानाथ, कामदगिरी और मां मंदाकिनी के जय घोष कर रही हैं। क्या इस भक्ति और लगातार मंदिरों के दर्शन से प्रियंका गांधी हिंदुओं और अपर कास्ट वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रही हैं, जो एक वक्त कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता था? प्रियंका गांधी को जब से यूपी की जिम्मेदारी मिली है, वो यूपी दौरे के समय मंदिरों के दर्शन पूजन करती रहती हैं। प्रियंका ने चित्रकूट के कई मंदिरों में दर्शन पूजन और परिक्रमा की। पीछे आप देख सकते हैं जो कि प्रियंका गांधी है वो कामतानाथ की परिक्रमा लगा रहे हैं। ये लगभग 5 किलोमीटर की परिक्रमा है जो प्रियंका गांधी मौन होकर के परिक्रमा लगा रही। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में किस तरीके से प्रियंका गांधी अपने हाथों में नारियल लेकर मौन होकर यहाँ पे परिक्रमा लगाते हुए नजर आ रही है। देश की राजनीति में इस समय हिंदू और हिंदुत्व को लेकर बहस छिड़ी है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी का हिंदुत्व नफरत और घृणा को बढ़ाने वाला है, जबकि हिंदू शब्द अपने आप में संपूर्ण है। हिंदुत्व जैसे किसी शब्द का कोई मतलब ही नहीं। कांग्रेस के मुताबिक हिंदू का मतलब समर्पण, त्याग और सबका सम्मान है। भगवान कामतानाथ की धरती चित्रकूट पर प्रियंका गांधी का ये रूप क्या कांग्रेस की हिंदू विरोधी छवि को बदलने की कोशिश है? बुंदेलखंड में एक वक्त कांग्रेस का मजबूत जनाधार हुआ करता था, लेकिन आज यहां पार्टी का ना तो कोई सांसद और ना ही कोई विधायक। आखिरी बार कांग्रेस ने 2012 के विधानसभा चुनाव में 4 विधानसभा सीटें जीती थी। 2004 और 2009 में कांग्रेस ने झांसी की लोकसभा सीट पर कब्जा किया था। प्रियंका की कोशिश है कि बुंदेलखंड में पार्टी का जनाधार फिर से मजबूत किया जाए। प्रियंका ने बीजेपी पर बुंदेलखंड की उपेक्षा का आरोप लगाया है। मैं चाहती हूं कि आपके संघर्ष में मैं शामिल हूं और आपकी आवाज मैं उठाऊं। मैं चाहती हूं कि एकजुट बनकर हम इस प्रदेश को बदलें, इस समाज को बदलें और हम इस यहाँ की राजनीति को बदलें। राजनीति में आजकल बहुत क्रूरता है, हिंसा है। आपने देखा होगा लखीमपुर खेरी में क्या हुआ। एक बड़े मंत्री के बेटे ने अपनी जीप के पहियों के नीचे 6 किसानों को कुचल दिया। और आपने क्या देखा कि सरकार ने किसानों की मदद करने के बजाय जिसने ये अत्याचार किया उसकी मदद की। आज भी वही मंत्री प्रधानमंत्री जी के मंच पे खड़े रहते हैं। चुनाव में 40% टिकट महिलाओं को देने का ऐलान कर प्रियंका गांधी की कोशिश आधी आबादी को लुभाना है। प्रियंका ने मंदाकिनी नदी के किनारे महिलाओं से संवाद किया और आह्वान किया कि वो कांग्रेस का साथ दे। कांग्रेस यूपी और देश की राजनीति में बदलाव करने के साथ ही महिलाओं को सशक्त करना चाहती है। तो किस लिए कहा है हमने कि आपको स्मार्टफोन दिया जाएगा? पढ़ने के लिए और सक्षम बनाने के लिए। आपको आजकल इतने सारी ऑनलाइन कोर्सेज, ऑनलाइन पढ़ाइयाँ होती हैं, उसके लिए और उसके साथ साथ आपकी सुरक्षा के लिए भी। क्योंकि जब आपके पास मोबाइल फ़ोन है हाथ में तो कोई समस्या आए आप एकदम फ़ोन कर सकती हैं अपने घर पर, या कोई मदद करने के लिए आ सकता है। तो स्कूटी देने की प्रतिज्ञा है। इससे आप, जैसे आपने कहा कि पढ़ाई करने के लिए आपको दूर जाना पड़ा था, उससे बहुत सुविधा होगी। महिलाओं के लिए सरकारी बसों में जितनी भी यात्राएं सब मुफ्त होंगी। अच्छा, सरकारी पदों में जो पहले से आरक्षण के प्रावधान हैं उनके अंडर महिलाओं के लिए 40% होगा। इसका मतलब है कि आपको रोजगार 40% मिलेंगे
लेकिन जो पहले से प्रावधान है आरक्षण के उसके भीतर मिलेंगे। बुंदेलखंड में इस बार किसकी आवाज बुलंद होगी और किसे जनता समर्थन देगी, ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन प्रियंका गांधी सॉफ्ट हिंदुत्व के दम पर चित्रकूट और बुंदेलखंड में जन समर्थन की कवायद करती नजर आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तराखंड में 2022 के चुनाव में यूपी के साथ परिसंपत्तियों का बंटवारा बेहद अहम मुद्दा होने वाला है, जिसको लेकर सीएम पुष्कर धामी लखनऊ के दौरे पर हैं। आज दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच एक अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें परिसंपत्तियों का विवाद सुलझने की उम्मीद जग गई है। अपने 4.5 महीने के अब तक के कार्यकाल में पहली बार सीएम पुष्कर धामी लखनऊ के दौरे पर हैं। गुरुवार सुबह जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बातचीत की मेज पर होंगे, तो मुख्यमंत्री धामी की कोशिश बीते 21 सालों से पेंडिंग चल रहे परिसंपत्ति के मसले को सुलझाने की होगी, ताकि ट्रिपल इंजन की सरकार का बड़ा मैसेज 2022 के चुनाव में दिया जा सके। वहीं ज्यादातर मामले उधम सिंह नगर से जुड़े हैं और खुद सीएम भी इसी जिले से आते हैं। क्या है परिसंपत्ति विवाद? हरिद्वार में कुंभ मेला क्षेत्र की 697 हेक्टेयर जमीन यूपी के पास। हरिद्वार में भीमगौड़ा बैराज से 665 क्यूसेक सिंचाई पानी की मांग। उधम सिंह नगर में 20, हरिद्वार में 4 सिंचाई नहरों का स्वामित्व विवाद। किच्छा में 0.346 हेक्टेयर रोडवेज की जमीन का मामला। दिल्ली के अजमेरी गेट में गेस्ट हाउस का मामला। लखनऊ में रोडवेज हेडक्वार्टर का मामला। कानपुर में वर्कशॉप का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में। आवास विकास, खाद्य आपूर्ति, वन विभाग, वित्त विभाग के भी मामले। मुख्यमंत्री जी से मैंने वहाँ समय लिया है, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से, और देखते हैं किन मुद्दों पर सहमति बनेगी, क्या क्या है, और उस पर हमने अपने कुछ प्लान बनाए हैं, उनके साथ साझा करेंगे। साल 2022 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों की मुलाकात पर खास तौर पर उत्तराखंड की जनता की नजरें टिकी हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुकाबले उत्तराखंड संसाधनों के मामले में काफी पीछे है। ऐसे में मसलों को सुलझाने का इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं।